अभी हम लोग आज जानेंगे कि गारमेंट इंडस्ट्री में जो गारमेंट वर्कर्स होते हैं उनकी सेफ्टी और प्रिकॉशंस कैसे लेने चाहिए, उनकी सेफ्टी क्या मेजर्स होने चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स होने चाहिए। ठीक है, सो उनके बारे में आज हम देखेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। सेफ्टी प्रिकॉशंस इन गारमेंट इंडस्ट्री। हम सभी को जब गारमेंट इंडस्ट्री में जब वर्कर्स काम करते हैं तो उनकी सुरक्षा जो है उसकी जो अहम जिम्मेदारी होती है वो खुद की तो होती ही होती है, प्लस उनके जो मैनेजमेंट है, जो इंडस्ट्री के या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के जो मैनेजमेंट कमिटी है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी भी जिम्मेदारी होती है। तो देखते हैं कि उन लोगों की क्या क्या सेफ्टी से रिलेटेड क्या हजार्ड्स या फिर क्या खतरे होते हैं, क्या हो सकते हैं और प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखते हैं इस कंटेंट्स में। देखते हैं पहले गारमेंट वर्कर्स सेफ्टी, देन सेफ्टी प्रिकॉशन इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सेफ्टी रूल्स फॉर द गारमेंट स्विंग मशीन ऑपरेटर्स, उनके लिए क्या मेजर्स होने चाहिए, देन सेफ्टी हजार्ड्स एंड रेमेडियल मेजर्स, क्या क्या सुरक्षा या फिर सेफ्टी के संबंध में क्या क्या खतरे हो सकते हैं जो एक्सीडेंट के कारण बन सकते हैं और उसके लिए क्या उपाय योजना, क्या एहतियात बरतनी है, हम लोगों को ये भी देखेंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन जो वर्कर्स फॉर वर्कर्स सेफ्टी के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, जो गवर्नमेंट का भी समटाइम्स वहां में एक एजेंसी है वो काम करती है वर्कर्स के लिए, या फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये भी काम करती है वर्कर्स के इम्प्रूवमेंट, हेल्थ इम्प्रूवमेंट और सेफ्टी से रिलेटेड। तो ये भी आज देखेंगे। वर्क सेफ्टी में हम लोग क्या 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 आता है देखते हैं। वर्क सबसे पहले तो सेफ्टी, सुरक्षा। अगर सुरक्षा नहीं है, सुरक्षित हमारे हाथ पैर सुरक्षित नहीं है, हमारी हेल्थ ही ठीक नहीं है, तो हम काम कैसे करेंगे। तो वहां का जो वर्क एनवायरनमेंट होता है वो एकदम ठीक होना चाहिए, काम करने के हिसाब से होना चाहिए। प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए वर्क रिलेटेड, जो आप मशीन ऑपरेट करते हो वहां में जो भी रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं वो होने चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड सुरक्षा होनी चाहिए, एक्सीडेंट अवॉइड हो सके, मैक्सिमम टाइम्स में एक्सीडेंट कैसे अवॉइड करना है उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स होने चाहिए। वर्क प्लेस में क्या क्या खतरे हो सकते, क्या हजार्ड्स है उसको भी देखना है। फिर इंजुरी रिस्क जो एम्प्लॉयज के ऊपर आती है, जो रिस्क है, क्या क्या रिस्क होती है, रिस्क फैक्टर क्या क्या है, जैसे टेम्परेचर है, हीट है, फिर हम लोगों के हेल्थ को कैसे इफेक्ट करती है, और ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए जो है अब देख रहे हैं ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है आप लोगों को, वर्क प्लेस में सिर्फ दो ही लोग हैं, एक तो सुपरवाइजर्स है और दूसरे वर्कर्स या एम्प्लॉयज है। लेकिन जो उनके पिलर्स है, उनकी सुरक्षा के लिए पिलर्स हम लोग मान के चलते हैं, तो वो काफी लोग होते हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशनल फिजिशियंस हम बोल सकते हैं, जैसे व्यावसायिक चिकित्सक के रूप में वहां में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। वो बताते रहते हैं हमेशा, बार बार इंस्ट्रक्शंस भी देते रहते हैं या फिर मैनेजमेंट को बताते रहते हैं कि कैसे कैसे सुरक्षा संबंधी उपाय किए जाए। फिर जो है रिलेवेंट डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो वहां में बताएंगे। फिर कंपनी की नर्सेस जो होती है, फिर वहां में हेल्थ वर्कर भी हो सकते हैं, कोई कोई कंपनीज में हेल्थ वर्कर होते हैं, कोई कोई कंपनीज में नर्सेस भी होते हैं या फिर डॉक्टर्स भी होते हैं। और हेल्थ से रिलेटेड इंश्योरेंस की जो सोसाइटीज है, समटाइम्स आपको चोट लग सकती है या फिर अपघात होता है, फिर उसका जो मुआवजा हम बोलते हैं, फिर उसका या कवर बोल सकते हैं, लाइफ कवर है या फिर थोड़ी सी हमको चोट आई है या फिर उसका ट्रीटमेंट का खर्चा है, तो इससे रिलेटेड जो है ये इंश्योरेंस एक तरह का प्रोवाइड करती है। तो ये सारी जो पिलर्स है ये
एक्चुअली सुरक्षा जो है प्रदान करती है सुपरवाइजर्स को भी, क्योंकि सुपरवाइजर्स भी वर्क प्लेस में ही काम करते हैं और एम्प्लॉयज भी, एम्प्लॉयज सारे वर्कर्स जो है उनकी। ठीक है, सो देखते हैं कि एक्चुअली क्या क्या खतरे हो सकते हैं और उसके जो है रेमिडियल मेजर्स क्या है। फिर खतरे देखते हैं, जैसे फर्स्ट है नॉइज। नॉइज मीन्स आवाज, बहुत ऊंची आवाज, है ना। सो कंटिन्यूअस अगर आप नॉइज में काम करेंगे, बहुत ज्यादा आवाज में काम करते हैं, तो क्या हो सकता है, इट कॉजेस हियरिंग लॉस। आपका जो है सुनने की जो क्षमता है आप खो सकते हो। टिनिटस, टिनिटस एक क्या बोलते हैं, एक नाम है डिजीज का। आपको हमेशा कानों में गुनगुनाहट सी आवाज ऐसी सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा बड़े आवाज में, बड़े जोर शोर में वहां में काम करते हो, तो ये आपके हेल्थ पे या फिर हियरिंग पे असर करता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, उपाय योजना क्या होनी चाहिए, देखते हैं। ये हमें होना चाहिए आइसोलेशन ऑफ मशीन। जो मशीन ज्यादा आवाज करती है, सबसे पहले तो उसको आइसोलेट करना है, या फिर कोई एक रूम में, स्पेशल रूम में उसको डालना चाहिए, या फिर उसको साइलेंसर लगाना चाहिए। ठीक है, इन्वर्टेड ड्राइव कंट्रोल इन रिंग फ्रेम। अगर कोई मशीन ज्यादा सच्ची में आवाज करती है, तो उसका इन्वर्टेड ड्राइव या फिर जो वाइब्रेट करती है, तो वाइब्रेशन से ज्यादा आवाज होती है, तो वाइब्रेशन कंट्रोल कैसे करना है, इस तरह से उनको कंट्रोलिंग करना है। और प्रॉपर लुब्रिकेशन कंट्रोल, जो मशीन जो ज्यादा आवाज करती है, तो उसका लुब्रिकेशन, ऑयलिंग वगैरह मेंटेनेंस जो है वो ठीक ढंग से होना चाहिए। तो ये सारी चीजों से आप ज्यादा आवाज से बच सकते हो, फिर आपकी कोई भी हानि नहीं होगी। नेक्स्ट सेकेंड वन है डस्ट। डस्ट जो है ये बहुत बुरा असर करती है हमारे हेल्थ पे, स्पेशली रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है हमारा बॉडी का, जो लंग्स है, ये इफेक्ट करती है, कॉजेस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एंड कॉजेस बाइसिनोसिस। बाइसिनोसिस एक डिजीज का नाम है। ठीक है, अ डिजीज कॉज्ड बाय कॉटन डस्ट। कॉटन डस्ट जो है, हमेशा हम लोग अगर डस्ट में काम करते, स्पेशली कॉटन डस्ट में, तो ये जो डस्ट है ये बहुत हानिकारक होती है। इससे जो है बाइसिनोसिस नाम का जो लंग्स को खराब करने वाली एक बीमारी होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये डस्ट से बचने के लिए क्या उपाय होने चाहिए। एक तो जहां में बहुत ज्यादा डस्ट होने के चांसेस है, वहां में डस्ट कलेक्टर होना चाहिए। ठीक है, ये एक तरह की मशीन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ये होनी चाहिए। प्रॉपर हाउस कीपिंग भी होना चाहिए, वहां में मेंटेनेंस भी अच्छी होनी चाहिए। थर्ड वन और इम्पोर्टेंट वन जो है, ड्यूरिंग द ऑपरेशंस ऑफ मशीन, या फिर जहां में हम लोग वर्क प्लेस में काम करते हैं और जहां में ज्यादा डस्ट होती है, वहां में हम लोगों को मास्क पहनना चाहिए। हो सके वहां तक एप्रन और पीपीई शुड वियर बाय वर्कर्स। पीपीई मीन्स पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिसको हम बोल सकते हैं। अभी जो कोरोना चल रहा है और डॉक्टर्स लोग जो पीपीई सूट या किट पहनते हैं ना, तो हम उसको बोलते हैं पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। सो इस तरह की इक्विपमेंट्स भी होनी चाहिए। जो लोग ज्यादा डस्ट में काम करते हैं और इनको कंटिन्यूअसली वही काम करना है, वो अपना जो स्टेशन, वर्क स्टेशन है, वो छोड़ भी नहीं सकते, और डस्ट उनको वहां में हानि भी नहीं पहुंचाए। इस तरह से इसको बचने के लिए आपको मास्क पहनना सबसे जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लाइट। लाइट अगर ना हो तो क्या होता है, आपका आई स्ट्रेन ज्यादा, आपका आंखों पे जोर पड़ जाता है वहां में, और आपकी आंखों को थोड़ी क्षति पहुंच सकती है, और आपको जो स्पष्ट रूप से सारी चीजें दिखाई देती है वो शायद अफेक्ट हो जाए। ठीक है, तो आंखों की रोशनी थोड़ी कमजोर भी हो सकती है। तो जो प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत ब्राइटनेस से भी हमारी आंखों को तकलीफ हो सकती है, और बहुत कम रोशनी होने से भी हम लोगों के आंखों को तकलीफ हो सकती है। तो प्रॉपर लाइटिंग कंडीशन वहां में होनी चाहिए। तो रेमेडियल मेजर्स में क्या आएगा कि आपका वहां में जब जहां में भी वर्क प्लेस है, वहां में प्रॉपर लाइटिंग कंडीशन होनी चाहिए। सर नेक्स्ट देखते हैं
लिफ्टिंग हैवी वेट, फिजिकल हैजर्ड्स में भी ये आता है, एर्गोनॉमिक्स में भी ये आता है। तो ज्यादा वेट हम उठाने से, जो मानवीय ढंग से हम जब काम करते जहाँ में कोई मशीन वगैरह या इक्विपमेंट नहीं होते हैं और हम लोगों को लोड्स उठाना पड़ता है या वर्कर्स को ज्यादा लोड्स को उठाना भी पड़ता है, जान लेके जाके रखना भी पड़ता है, तो वहां में क्या होता है, इट कॉजेस मस्क्यूलर डिसऑर्डर और स्केलेटल डिसऑर्डर। मस्कुलर डिसऑर्डर मीन्स आपके मांसपेशियों में दुख हो सकता है, आपका पेन वहां में हो सकता है। स्केलेटल डिसऑर्डर जो है आप लोगों का, वहां में जो आपका ढांचा है शरीर के हड्डियों का, उसमें भी थोड़ी सी विकार, जिसको हम लोग बोल सकते हैं विकृति या फिर पेन की जैसी इस तरह से समस्या आ सकती है। तो लिफ्टिंग, वाइल लिफ्टिंग हेवी वेट जो है उसमें क्या क्या आपको दक्षता लेनी चाहिए, क्या मेजर्स होने चाहिए। कीप योर बैक बेन स्ट्रेट वाइल लिफ्टिंग लोड्स। आप जब लोड्स उठाते, उठाना ही पड़ता है एज अ वर्कर, अगर आपको लोड उठाना ही है तो आपको क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉलो करने हैं। कीप योर बैक बेन स्ट्रेट वाइल लिफ्टिंग लोड्स। आपका जो है, आपका पीठ का जो भाग है उसको एकदम सीधे से रखना है, ठीक है। देन पुल द लोड्स एज क्लोज टू द बॉडी। आपका, आप जितना बॉडी के क्लोज लोड को आप खींच सकते उतना खींचिए। फिर लिफ्ट एंड कैरी लोड्स विथ स्ट्रेट आर्म। आप जो है, जो लोड है आपने अपनी बॉडी की तरफ खींचा है उसको उठाइए और उसको कैरी कीजिए स्ट्रेट हैंड्स के साथ, ठीक है। सो इस तरह से क्या होगा, आपके मांसपेशियों में भी दर्द नहीं होगा, दुख नहीं होगा, ठीक है। और आपका जो स्केलेटल डिसऑर्डर है ये मेजर हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि एक बार आपके अगर हड्डी में कुछ दुखापत हो गई तो उस टाइम में आपको ये लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है, ये खतरा जो है लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है। तो इससे आपको बचना है। तो बचने के लिए ये सारे जो मेजर्स है इसको फॉलो करने हैं। नेक्स्ट है एर्गोनॉमिकल सेफ्टी हैजर्ड्स, देखते हैं। एर्गोनॉमिकल्स मीन्स जो हमारे जो मानवीय श्रम हम लोग जो करते हैं तो उससे रिलेटेड जो सुरक्षा हम लोगों को करनी है। मानवीय श्रम मीन्स हम लोग जहाँ में इंस्ट्रूमेंट या फिर टूल्स इक्विपमेंट जैसे नहीं होते, कोई चीज उठानी है, कोई चीज हम लोग को करनी है, एट दैट टाइम जो परिस्थिति जो होती है उसको कैसे हैंडल करना है, किस तरह से कैसे मशीन को हैंडल करना है, हमारा वर्क स्टेशन कैसे प्रॉपर होना चाहिए, तो ये सारी चीजों से रिलेटेड जो है सेफ्टी और हैजर्ड्स देखते हैं हम लोग। इम्प्रॉपर वर्क स्टेशन एंड हाइट। अगर आपका वर्क स्टेशन जो है इम्प्रॉपर है, प्रॉपरली वहां में फिट नहीं किया है और उसकी हाइट भी, आपकी हाइट कम है और उसकी हाइट ज्यादा है, तो आपको हाथ ऊपर करके बार बार काम करना पड़ता है। या फिर आपकी हाइट ज्यादा है और वर्क स्टेशन की हाइट कम है तो आपको बहुत ज्यादा झुक के काम करना पड़ता है। तो ये दोनों सिचुएशन में अगर आपका वहां में हाइट ज्यादा है तो आपके कंधे में या फिर हाथ में दर्द हो सकता है, और हाइट कम है वर्क स्टेशन की तो आपको झुक के काम करना पड़ेगा। इस परिस्थिति में क्या होगा, आपका जो पीठ है या फिर नेक पेन हो सकता है, तो बैक नेक पेन भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको बचना है प्रॉपर वर्क स्टेशन लेके। तो इट कॉजेस पेन इन हैंड्स एंड लेग्स। ऐसे नहीं कि हाथ में ही पेन होता है, लेग्स में भी पेन होता है अगर वर्क स्टेशन की प्रॉपर हाइट ना हो तो। सो वर्क स्टेशन की प्रॉपर हाइट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये आपके हाथ पैर कंधे नेक ये सारी चीजों को क्षति पहुंचा सकती है, फिर या फिर आपको दर्द भी हो सकता है वहां में। सो इसके लिए क्या मेजर्स हैं, रेमिडियल मेजर्स क्या है देखते हैं। इम्पोर्टेंस टू एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स को जो आपके जो क्षति पहुंचाने वाले जो है आपके मानवीय शरीर को, उसको जो है एर्गोनॉमिक्स को आपको इम्पोर्टेंस उसकी समझनी चाहिए, और सही तरीका कोई चीज का कैसे काम करने का सही तरीका है उसको जान लेना बहुत जरूरी है। देन प्रॉपर वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन जो है आपका प्रॉपर होना चाहिए, आपके हाइट के हिसाब से
प्रॉपरली होनी चाहिए। वर्क स्टेशन कभी कभार आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हाइट, तो आपकी चेयर जो है उसकी हाइट आप एडजस्टेबल अगर रखते हैं तो एट दैट टाइम आपकी हाइट कम या ज्यादा हो सकती है। देन प्रॉपर वर्किंग प्रोसीजर भी है, अच्छे से और प्रॉपरली आपको फॉलो करनी है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन टारगेट कॉजेस स्ट्रेस टू वर्कर्स। जो प्रोडक्शन टारगेट जो है क्या करता है, आपका प्रोडक्शन कोई भी हो, मेनली तो होता है गारमेंट फैक्ट्रीज में, वहां में डिलीवरी देनी होती है प्रोडक्ट्स की, गारमेंट्स की, ठीक है। सो डिलीवरी टाइम में होनी है तो फिर ऑब्वियसली उसको कंप्लीट करना है। तो ये जिम्मेदारी जो है, ये काम की जो स्ट्रेस है, ये ऑब्वियसली वर्कर्स पे आता है। तो एट दैट टाइम प्रोडक्शन टारगेट जो है इस तरह से रखना है सो दैट ये अचीवेबल हो। प्रोडक्शन टारगेट कॉजेस स्ट्रेस टू वर्कर नॉट इंटरेस्टेड टू वर्क। समटाइम्स बहुत ज्यादा काम होने से भी हम लोगों का इंटरेस्ट चला जाता है वर्किंग का, और समटाइम्स बहुत स्ट्रेस आता है। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो है वो काम करने के लिए सही नहीं होती है, ठीक है। तो एट दैट टाइम आपका जो प्रोडक्शन टारगेट है, कंपनी को चाहिए कि प्रोडक्शन टारगेट शुड बी सेट अचीवेबल टारगेट, उनको चाहिए कि टारगेट जो है अचीवेबल रखे। देन गिव काउंसलिंग, अगर इंटरेस्टेड नहीं है वर्कर्स तो उनको काउंसलिंग करके उनका जो मनोबल है वो बढ़ा के उनको काम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। देन सेफ्टी हैजर्ड्स, जो रेमिडियल मेजर्स आगे हम देखते हैं। टेम्परेचर कॉजेस स्ट्रेस एंड अनइजीनेस। जो आपका जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा, हम लोग बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में भी काम नहीं कर सकते हैं, वहां में हमको बहुत गर्मी लगेगी, है ना। और बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर में भी हम काम नहीं कर सकते क्योंकि वहां में हमको ठंड लग सकती है, बॉडी पेन हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, ठीक है। तो एट दैट टाइम आपको चाहिए, टेम्परेचर क्या करता है, हाई टेम्परेचर होने से कॉजेस स्ट्रेस एंड अनइजीनेस, आपको काम करने का मन नहीं होता है, आपको कैसे कैसे लगता है कि आप काम नहीं कर पाते। सो उसका जो मेजर्स है, रेमिडियल मेजर क्या है, प्रॉपर हीट टेम्परेचर टू बी कंट्रोल फॉर गुड वर्किंग कंडीशन। वहां में जो हीट टेम्परेचर जो होता है, ज्यादा गर्मी होती है वहां में, उसको कंट्रोलिंग का सिस्टम वहां में होना चाहिए, जो भी वर्क स्टेशन या वर्क प्लेस है। देन नेक्स्ट है आपका ह्यूमिडिटी कॉज इम्प्रॉपर वर्क प्लेस। ह्यूमिडिटी जो है आपकी ज्यादा, किस क्या बोल सकते हैं हम लोग, नमी या फिर सीलन जिसको बोल सकते हैं, आर्द्रता जिसको बोल सकते हैं, है ना। सो ज्यादा ह्यूमिडिटी भी ठीक नहीं होती है, कॉज इट कॉज इम्प्रॉपर वर्क प्लेस। आपका जो वर्क प्लेस है वो ठीक से नहीं रहता है, आपको ऐसे लगता है कि कोई दूसरी तरफ जाके भी हम काम कर ले, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। यहाँ में है आपको क्या करना है, रेमिडियल एज अ मेजर आपको करना है अवॉइड इम्प्रॉपर ह्यूमिडिटी। आपको मीन्स आपके जो मैनेजमेंट है, आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स यहाँ में कंपनीज में है, उनको चाहिए कि आपको अवेलेबल कराए प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, जो ज्यादा ह्यूमिडिटी भी ना हो या प्रॉपर ह्यूमिडिटी वहां में हो। देन नेक्स्ट देखते हैं फायर से रिलेटेड, फायर सेफ्टी हैजर्ड्स एंड रेमिडियल मेजर्स। हैजर्ड्स देखते हैं वहां में, फायर से रिलेटेड, फायर किन किन चीजों से होती है, स्पार्क्स एंड इग्निशन में भी, वहां में जहां में भी इलेक्ट्रिसिटी रहती है और प्रॉपर आपका जो सॉकेट होता है या फिर पॉइंट होते हैं, प्लग पॉइंट होते हैं, वहां में जो बार बार प्लग जो स्पार्क्स होता है, तो एट दैट टाइम इट कॉजेस लॉस ऑफ लाइफ। वहां में जो है फायर पकड़ सकती है ना, आग लग सकती है, आपकी इवन लाइफ की थ्रेट भी वहां में हो सकती है, इंजरी हो सकती है, समटाइम्स आपके इक्विपमेंट्स भी या फिर मशीनरी जो है वो भी डैमेज हो सकती है। तो ये जो है फायर सेफ्टी बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। रेमिडियल मेजर्स में क्या देखते हैं, इफ नो ट्रिप्स ऑकर्स इट गेट्स स्पार्क्स एंड फायर। अगर आपका जो है इलेक्ट्रिकल पॉइंट जहां में है वहां में ट्रिप नहीं है, कुछ चीज आप
स्पार्क्स होती, इग्नाइट होती है, तो ऑटोमेटिकली ट्रिप सिस्टम सब तरफ अभी आ गया है, तो ऑटोमेटिकली जो ट्रिप है, जो लीवर है वो डाउन हो जाता है, सो दैट आपकी जो वहां की उस सेक्शन की लाइट जो है वो बंद हो जाती है, तो फायर की पकड़ने के वहां में कोई चांस नहीं रहते, है ना। तो इस तरह से वहां में रेमिडियल मेजर्स यूज करने हैं। देन रेगुलर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, रेगुलर मेंटेनेंस भी होनी चाहिए। अगर रेगुलर हम लोग चेक करते हैं सारी चीजें ठीक है नहीं है, तो फिर हमारे पकड़ में आ जाता है कि हाँ ये इलेक्ट्रिकल चीज कोई चीज लूज हुई है, तो आप उसको ठीक ठाक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है वेंटिलेशन। इट कॉज ऑफ सफोकेशन, रेस्पिरेटरी डिजीज एंड ब्रीथलेसनेस। आपका जो है ये सांस से संबंधित सारी, जैसे हमने पहले भी बोला था, देखा था कि डस्ट से भी जो होती है सेम चीज, वहां में वेंटिलेशन, आपको प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिलता है, और आपको फिर घुटन सी एक तरह से होती है, ठीक है, सपोज सफोकेशन होती है, फिर आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, घुटन होना, फिर सांस लेने में तकलीफ होना, ये सारी चीजें वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होने से होती है। तो क्या करना चाहिए एक्चुअली, वहां में प्रॉपर वेंटिलेशन कंडीशन जो है वो अवेलेबल करानी चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या इंडस्ट्री में, ठीक है। फिर वहां में जो है प्रॉपर हाउसकीपिंग भी होना चाहिए। समटाइम्स प्रॉपर हाउसकीपिंग नहीं है, वहां में चीजें बहुत अस्त व्यस्त गिरी पड़ी हुई है, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है एक जगह सारी चीजें जमा हो गई है, और लोग भी एक जगह में बहुत ज्यादा वर्क स्टेशन हो गए हैं, तो एट दैट टाइम जो है आपको वेंटिलेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, तो वहां में प्रॉपर हाउसकीपिंग होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गारमेंट वर्कर की सेफ्टी में रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन एक्चुअली होना ही चाहिए। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन जो है, देखिए यहाँ में साइड में मैंने यहाँ दिखाया है, जो ये मास्क पहने हुए हैं, सो दैट व्हाइल वर्किंग यू हैव टू वियर द मास्क। अभी भी हम लोग अभी कोरोना के डर से मास्क जैसे पहन रहे हैं, ठीक है, सो दैट हमारा कोई भी विषाणु जो है हमारे अंदर ना आए, ठीक है। सो इसी तरह से वहां में डस्ट को आपको अगर अवॉइड करना है, अपने सांस के अंदर नहीं जाने देना है, तो आपको वहां में मास्क लगाना जरूरी है ड्यूरिंग द वर्किंग टाइम। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन ये हो गया। फर्स्ट एड मेडिसिन आपको हर जगह में, हर डिपार्टमेंट में, इवन वहां में फर्स्ट एड मेडिसिन होनी चाहिए, और सबको सारी चीज पता होनी चाहिए, सारे वर्कर को, कि अगर उनको कोई चोट या छोटी मोटी चोट आती है तो उनको फट से वहां में जाके अपना जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट वो करा सकेंगे, ठीक है। देन फायर प्रोटेक्शन, फायर प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए हर जगह में। वो जो रेत की बकेट होती है वो भरी हुई होनी चाहिए, जैसे हम देखेंगे वहां में जो है फायर एग्जिट, फायर एक्सटिंग्विशर जो हम बोलते हैं, उसको भी, उसका भी होना बहुत जरूरी है। समटाइम्स फायर से रिलेटेड जो है, अगर कभी कभार वर्कर्स को ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। इफ सपोज फायर पकड़ लेती है, तो आपको क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स कैसे लेने हैं, आपको कहाँ से बाहर जाना है, कहाँ में खड़े रहना है, तो ये सारी चीजों से रिलेटेड जो ट्रेनिंग है वर्कर्स की, वो भी होनी चाहिए। देन फिंगर प्रोटेक्शन, आप यहाँ में देखते हैं ये जो है कटिंग मास्टर यहाँ में काम कर रहे हैं, कटिंग का, कटिंग मशीन है, फैब्रिक कटिंग मशीन, स्ट्रेट नाइफ फैब्रिक कटिंग मशीन है, और इनके हाथ में देखिए आप ये जो पंजा है, ये वाला जो है जैसे हाँ, वहां में जो उनका फिंगर प्रोटेक्शन उन्होंने लगा रखा है, दस्ताने जो है, मेटल के दस्ताने हम बोल सकते हैं, वो पहने हुए हैं, सो दैट उनकी फिंगर्स को कोई नुकसान ना हो। सम टाइम्स हम लोग घर में भी फिंगर प्रोटेक्शन लगाते हैं, ठीक है, जब हम लोग सुई धागे का काम करते, तो उसी तरह से जो फैक्ट्रीज में है, तो इस तरह से जो दस्ताने हैं मेटल से बने हुए हैं, ये वाले दस्ताने, क्योंकि उनको जो है प्रोटेक्शन चाहिए, अदरवाइज उनका हाथ डैमेज होने का, कटने का चांस रहता है, ठीक है। वहां में प्रॉपर लाइटिंग भी होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ में वर्क स्टेशन जो है, सारे लोग कैसे माउथ का ये फेस कवर करके आपका
काम कर रहे हैं। देखते हैं सेफ्टी प्रिकॉशन इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। हाँ, इन्फॉर्म सुपरवाइजर ऑफ अनसेफ कंडीशन। अगर आपको लगता है कोई भी वर्कर को या सुपरवाइजर को ऐसे लगता है तो उनको चाहिए कि वो आगे इन्फॉर्म करे, क्योंकि ये कंडीशन जो है समटाइम्स इट मे कॉज द एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट जो होते हैं वो हम लोगों के अनप्लान्ड और अनकंट्रोल होते हैं। तो उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स यही है कि अगर आप कोई अनसेफ कंडीशन किसी चीज की देखते हैं तो आपको फटाफट उसको प्रिकॉशनरी मेजर के लिए आगे बताना है। यूज इक्विपमेंट, मेडिसिन एंड मशीन्स एंड टूल्स प्रॉपरली। आपके जो मशीन्स टूल्स जो है वो आपको प्रॉपरली उसी के ऑर्डर में, जो हर एक चीज की इंजीनियरिंग होती है, कैसे यूज करना है उसका मैनुअल होता है, उनके हिसाब से ही प्रॉपरली उसको यूज करना है। वियर सेफ्टी इक्विपमेंट, जैसे हमने बताया अभी जो कटिंग मशीन में जो दस्ताने पहने हुए था एक जो कटिंग मास्टर, तो उसी तरह से यूज वियर सेफ्टी इक्विपमेंट्स आपको पहनने हैं। कीप वर्क एरियाज एंड इमरजेंसी एग्जिट क्लियर। आपका जो वर्क एरिया है, आने जाने का जो है, आजू बाजू का आपको क्लियर रखना है। जो अननेसेसरी चीजें जो है वहां में जो जमा होती है आपको वहां में नहीं रखनी, उसको हटा देनी है। जो अननेसेसरी है, रिक्वायर्ड नहीं है, सो एट दैट टाइम उसको हटानी है। और इमरजेंसी एग्जिट जो है आपको वो बहुत ही क्लियर रखने, सो दैट, क्योंकि इमरजेंसी जो है वो बता के नहीं आती। आप आज नहीं करोगे कल करोगे और बहुत सारी जो अड़चने आप खुद के लिए ही वहां में क्रिएट करोगे, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हमेशा जो है हमारा वर्क प्लेस, वर्क एरिया बिल्कुल नीट एंड टाइडी होना चाहिए। एलिमिनेट फायर हैजार्ड्स। अगर आपको कोई फायर हैजार्ड्स या ऐसे लगता है कि हमें फायर के कुछ खतरे हैं, आग लगने के कोई चांसेस है, तो उसको आपको तुरंत आगे खबर करनी है, और आप खुद कर सकते हैं। तो एज अ वर्कर, एज अ टेक्नीशियन आप खुद भी उसको ठीक करा सकते, उसको दूर कर सकते हैं। When swing on a पावर मशीन, जब आप पावर मशीन में काम करते हो तो कैसे होना चाहिए, किस किस तरह से आपको एहतियात बरतनी है। वियर लो शूज एंड क्लोज फिटिंग क्लोथिंग। आपको जो है आपकी क्लोथिंग कैसे होनी चाहिए, आपके कपड़े पहनने का जो तरीका है, आपको क्लोज फिटिंग वाले कपड़े पहनने हैं। जो शूज है आपके बिल्कुल हील वाले नहीं, हाई हील के तो बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए। Avoid loose fitting sleeves, sweaters, jewelry, ties and ribbons when operating the machine। आप जो है ये सारी चीजें जो आपको अवॉइड करनी है पहनने के लिए। सादा सिंपल आपका जो पहनावा है उसको ही पहनना है। बाकी जो लूज फिटिंग वाले स्लीव्स है जो आपको काम में बार बार दिक्कतें ला सकता है, तो उसको अवॉइड करना है। जो टाई है, रिबन है, जो ऐसे लटकने वाली चीजें है जो आपको आपके लिए ही खतरा पैदा कर सकती है, उसको अवॉइड करना है। इफ योर हेयर इज लॉन्ग, टाई इट बैक। आपके अगर ये जो हेयर्स है आपके बहुत लंबे हैं तो आपको उसको आराम से पीछे आपको बांध के रखनी चाहिए। देखिए यहाँ में जो है ये वर्कर, यहाँ में लेडी वर्कर काम कर रही है, उसने जो है ये बाकी की भी ऐसे नहीं कि एक ही है, तो उन्होंने क्या किया है, एक स्कार्फ जो है कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ है और उन्होंने पीछे में अपने हेयर्स टाई करके रखे हुए, और उन्होंने जो है कंपनी ने दिए हुए जैकेट्स बोल सकते हैं या जो सूट्स है एप्रन्स के लिए तौर पे उन्होंने यहाँ में यूज किए हुए हैं। तो प्रॉपर जो है ऑपरेटर वाइल मशीन, आप जो ऑपरेटर का काम करते हैं तो उस टाइम में यू हैव टू वियर दिस थिंग्स, ठीक है, सो दैट जो है इधर उधर मशीन में ना चला जाए लटक के, तो वो सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए है। इफ योर हेयर, ये हो गया। ऑलवेज प्रैक्टिस प्रॉपर पोस्चर टू रिड्यूस फटीग, हेल्प प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इंक्रीज इफिशियंसी। आपकी जो इफिशियंसी है, आपकी काम करने की क्षमता बढ़ाने के लिए आपको जो है प्रॉपर पोस्चर की
जरूरत है। आपकी बॉडी जो है आपको प्रॉपर पोस्चर बॉडी का बना के रखना है और उसी तरह से आपको काम करना है, सो दैट आपको जो है थकावट महसूस नहीं होगी, कोई एक्सीडेंट के बहुत चांसेस भी नहीं रहेंगे और काम करने की आपकी जो क्षमता है वो भी बढ़ी रहेगी। तो हम लोग देखते हैं प्रॉपर पोस्चर जो है मशीन में काम करने का कैसे होता है। देखिए यहाँ में जो है शोल्डर एकदम रिलैक्स है, लेकिन जो आर्म का जो एल्बो है बराबर 90 के एंगल में बना हुआ है। यहाँ में देखते हैं एडजस्टेबल सीट है, ठीक है, आपके हाइट के अनुसार से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, कंफर्टेबली बैठना है आपको बहुत। देन मशीन का जो ये है आपका जो हाथ, और ये जो देखिए आपका हाथ जो है मशीन का, ये जो टेबल है सरफेस एरिया वहां में प्रॉपरली होना चाहिए, सो दैट जो एल्बो का एंगल आपका 90 का बने। तो इस तरह से आप हाइट मेजर कर सकते हो, तो वो प्रॉपर होगी। तो ये वाला जो है ये बहुत करेक्ट एक सही तरीका है आपके मशीन में काम करने के लिए, बैठने के लिए। तो इसी तरह से आपको मशीन पे बैठना है। अगर आप झुका के बैठोगे या फिर बहुत ज्यादा पीछे होके बैठोगे तो फिर आपके पोस्चर में या फिर आपकी जो स्केलेटल में है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं ऑब्जर्वेशन, रोल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ में जो है ऑब्जर्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो मैनेजमेंट में करना है। मैनेजमेंट यहाँ में ये सारी जो वर्कर्स की जो सेफ्टी रिलेटेड जिम्मेदारी है उनको उठाना है। देखते हैं टास्क ऑब्जर्वेशन, जो टास्क दिया है वर्कर को उनको ऑब्जर्वेशन करना है। देन वर्क प्लेस इंस्पेक्शन, वेदर वर्क प्लेस जो है आप जहाँ में काम करते हैं वेदर इट इज सेफ और नॉट, ठीक है। जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जो आपको जॉब दिया गया है वो आपको करने के लिए सेफ है या नहीं है, ठीक है। अगर नहीं भी है या फिर कम है तो उसके सेफ्टी मेजर्स फॉलो करते हुए वो जॉब कैसे कंप्लीट करेंगे, इस तरह से उनको उनकी जिम्मेदारी है। देन लीगल स्टैंडर्ड क्या है, कोई भी जॉब है या फिर सेफ्टी मेजर्स है तो उसकी लीगल स्टैंडर्ड क्या है, जैसे कि 8 आवर्स के बाद आप लोग बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, या कंपनीज को चाहिए कि वर्कर्स को 8 आवर्स के बाद में उनको काम नहीं करने देना है, ठीक है। सो लेबर लॉ भी यही कहता है। गाइडेंस ऑफ आईएलओ ओशा, आईएलओ मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएन नेशंस ने उनकी एजेंसी है, ये लेबर से रिलेटेड काम करती है, हम आगे देखेंगे इसके बारे में। और ये जो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हैजर्ड्स, ये भी देखेंगे। देन कंसल्टेशन, प्रॉपर कंसल्टेशन, समटाइम्स प्रॉपर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। ये सारी जिम्मेदारी जो है, ये रोल जो है, ये सारा मैनेजमेंट का बनता है सेफ्टी प्रिकॉशन से रिलेटेड, ओके। देन सजेशंस रिगार्डिंग वर्कर्स प्रॉब्लम, वर्कर्स प्रॉब्लम्स क्या है और हमको क्या उनको सजेशंस देने हैं। रेस्पिरेटरी एंड हैंड प्रोटेक्शन, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला सजेशन है रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड आपका हैंड प्रोटेक्शन, ये बहुत जरूरी है। अगर हाथ है तो हम बोल सकते हैं कि हम बहुत कुछ भी काम करने के लिए सक्षम है, अगर हाथ ही नहीं रहेंगे तो हम सोच भी नहीं सकते, हम लोग तो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं एट दैट टाइम। तो हाथ का प्रोटेक्शन तो बहुत ही जरूरी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी उसके साथ में जरूरी है, क्योंकि हमारा जो सांस जो चलती है, जो फेफड़े है, हमारे जो लंग्स है वो सुरक्षित रहने चाहिए। आई प्रोटेक्शन, आई प्रोटेक्शन ये सारी चीजें जो जरूरी ही है। आई प्रोटेक्शन भी जरूरी है, अगर आपका जो है आई साइट अगर लॉस कर जाती है तो आप देख ही नहीं पाओगे या फिर कम देख पाओगे, तो इस टाइम में आप काम कैसे करोगे, अच्छा काम कैसे कर सकोगे, नहीं कर सकते। तो यहाँ में जो है आई प्रोटेक्शन से रिलेटेड ये सारी चीजें जो मैनेजमेंट को हम सजेस्ट कर रहे हैं कि ये सारे वर्कर्स के प्रॉब्लम है और इनको उनको क्या है सुरक्षात्मक उपाय जो है, सुरक्षात्मक उपाय उनको करने हैं। हीट स्ट्रेस प्रोटेक्शन, जो ज्यादा हीट होती है या हमें जो है सही कंफर्टेबली आप वर्क नहीं कर पाते हो, है ना,
सो अनइजीनेस फील होता है, तो आपकी प्रॉपर हीट प्रोटेक्शन वहां में होनी चाहिए। सप्लाई ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर, आपको जो है बेसिकली सप्लाई जो वाटर है, आप जो पानी पीते हो, पीने के पानी का जो है वाटर सप्लाई वो सही तरीके से सही से होना चाहिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर हेल्थ सेफ्टी इशू, आपके जो हेल्थ से रिलेटेड कुछ है सेफ्टी इशू, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होनी चाहिए, सो दैट आप उस ट्रेनिंग में सीख सकते हो कि आपको अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। Then set up adequate amount of washroom for the workers, especially for ladies also, lady workers also, क्योंकि क्या होता है वहां में सैनिटरी मेजर्स जो है वो आपको बहुत अच्छे से फॉलो करने, अदरवाइज इट अफेक्ट्स योर हेल्थ ऑल्सो। तो एडिक्वेट में सफिशिएंट होने चाहिए सारे वर्कर्स जो है उनके लिए। अगर उनका रेशियो अगर 100 वर्कर्स आपके हैं तो एटलीस्ट 10 वॉशरूम तो होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इस रेशियो से एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वॉशरूम होने चाहिए। एंश्योर रिक्रिएशन फैसिलिटी फॉर वर्कर्स, इंश्योर वर्क रिक्रिएशन का यहाँ में मतलब है कि थोड़ा सा हम लोग बहुत प्रेशर में काम करते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम करते हैं, तो थोड़ा सा अगर कुछ थोड़ी देर के लिए मनोरंजन अगर मिल जाता है वर्कर्स को तो वो थोड़े से रिफ्रेश फील करते हैं, ठीक है। तो रिफ्रेश फील करने के बाद में थोड़े मोटिवेट होके फिर से नए एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं। तो यहाँ में जो है उनके लिए रिक्रिएशन फैसिलिटी अवेलेबल करानी चाहिए। देन सेट अप बेबी केयर सेंटर फॉर द फीमेल वर्कर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेबी केयर सेंटर या क्रैच जिसको हम लोग बोलते हैं वो फीमेल वर्कर्स के लिए उन्होंने ये फैसिलिटी अवेलेबल करानी चाहिए, सो दैट जो अगर कोई लेडी अपने छोटे बच्चे को लेके अगर काम करने की उसकी नौबत आती है तो एट दैट टाइम उसके बच्चे का बेबी का वहां में ख्याल रखा जा सके। ओके, देन सेट अप मेडिकल सेंटर फॉर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, हमने आगे भी पहले भी देखा था, ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के लिए कोई छोटी मोटी चोट है आप लोगों को तो ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट से आपको तुरंत ये फैसिलिटी जो है आपको मिलनी चाहिए। देखिए मैंने यहाँ में ये फोटोज डाले हैं, यहाँ में देख रहा है आपका फायर एग्जिट, यहाँ में फायर एक्सटिंग्विशर जो है लगा हुआ है, आपका जो फायर एग्जिट यहाँ में डोर है बहुत ज्यादा आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि ये रेड इसलिए दिया हुआ है कि आप ये फट से नजर में आ सके, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, बहुत प्योर वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटी यहाँ में दी हुई है। तो इसी तरह से मैनेजमेंट को चाहिए कि वाटर फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड करे, ठीक है, और फायर एग्जिट सेफ्टी प्रिकॉशंस के मेजर के हिसाब से वो ठीक से रखे। प्रॉपर हाउसकीपिंग विद द 5 years, थोड़ा सा एक थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं, क्योंकि अगर आपकी हाउसकीपिंग सही नहीं है, आप जो चीजें सही नहीं रखते हैं वहां में, तो एट दैट टाइम क्या होता है वहां में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं। तो जब एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं तो ऑब्वियसली सबकी हानि ही होगी, ठीक है। तो इसको नहीं होने के लिए प्रॉपर वर्क प्लेस मैनेजमेंट कैसे करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, देखते हैं। इट इज अ Japanese technique for orderly housekeeping. It is a methodology of workplace organization. वर्क प्लेस में किस तरह से काम करना है, किस तरह से चीजें रखनी, रख रखाव जिसको हम बोल सकते हैं, किस तरह से करना है ये देखना है। देखते हैं ये 5S इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये 5 सीआरटी इस तरह से जो जापानीज टर्म है तो हमने इसको इंग्लिश टर्म में यहाँ में दिया हुआ है। कीप सॉर्ट, सबसे पहले सॉर्ट है, सॉर्ट मीन्स कीप इसेंशियल आइटम्स एंड एलिमिनेट व्हाट आर नॉट रिक्वायर्ड। जो चीजें जो है आपको अलग अलग करनी है, जो इसेंशियल चीजें है आपको लगने वाली है वही रखनी है, अदरवाइज जो नहीं है, जो जरूरी नहीं है उसको आपको निकाल के बाहर रखना है। कीप देम इजीली एसेसिबल, यहाँ में जो है आपको जो चीजें लगने वाली है इजीली असेस होनी चाहिए, आपके हाथ में होनी चाहिए, इस तरह से रखनी है। सेट इन ऑर्डर, देयर शुड बी प्लेस फॉर एवरीथिंग,
जो चीजें है आपको सेकंड एस में आती है, सेट इन ऑर्डर, ऑर्डरली रखनी है, सो दैट सब चीजों के लिए अपनी अपनी जगह रखे, ताकि आपका वर्क स्टेशन चेंज भी हो और कोई भी बंदा वहां में, कोई भी दूसरा वर्कर वहां में आए तो उसको वही चीज उसी जगह में मिलनी चाहिए, है ना। To set in order, there should be a proper place for everything. It should be arranged to promote efficient workflow. Efficient workflow होने के लिए भी ये काम में आती है। Shine, shine means maintain cleanliness, tidy and organized way. जो आपका वहां में जो वर्क प्लेस है, वर्क स्टेशन है, आपको बहुत वहां में मेंटेन रखना है, क्लीन और टाइडी रखना है, ठीक है। वहां में जो अस्त व्यस्त चीजें जो है वहां में जमा नहीं होनी चाहिए। स्टैंडर्डाइज ऑल वर्क स्टेशन फॉर अ पर्टिकुलर जॉब शुड बी आइडेंटिकल। वहां में जो है जो भी मशीन की प्रोसीजर होती है, जो भी चीजें हैं रिलेटेड टू आपका जो जॉब रिलेटेड चीजें है, वो स्टैंडर्डाइज तरीके से उसी तरीके वहां में रखनी है। वर्क स्टेशन, ऑल वर्क स्टेशन फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, एक पर्टिकुलर जॉब को जो चीजें जो प्रोसीजर से लगने वाली उसी को रखनी है, अदरवाइज बाकी की नहीं रखनी है। सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन एंड रिव्यू स्टैंडर्ड, जो है आपका जो सेल्फ डिसिप्लिन है आपको वहां में मेंटेन करके रखना है। स्पेशली सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, ये जो चीजें है ये सबको ही फॉलो करनी है। अभी छोटा सा एक रोल देखते हैं इसका। आईएलओ, आईएलओ मैंने जैसे कि बताया था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आईएलओ इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन। यूएन मींस यूनाइटेड नेशंस। इट्स वन ऑफ द aim, it's one of the aim is to improve labor condition. लेबर कंडीशन जो है, वर्कर्स की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये इसका एम है कि वर्कर्स कंडीशन एनी हाउ इम्प्रूव होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू आईएलओ कन्वेंशन, देखते हैं कि उन्होंने कुछ रिसर्च है कंपनीज के जो है उन्होंने फाइंड आउट किए हैं और इंस्पेक्शन करने के बाद में उनको कुछ रिजल्ट्स मिले हैं, फॉलोइंग रिजल्ट्स मिले हैं, तो वो देखते हैं। It is found that most of the garment industry do not use safety sign. Most of garment industry में safety sign use ही नहीं किया जाता। Sometimes वहाँ में जो होता है ना, जैसे danger इस तरह से साइन होता है ना, तो वो साइन है, या फिर फायर एग्जिट, एग्जिट जो है जैसे हमने अभी देखा था यहाँ में, ये देखते हैं, ये देखिए ये एग्जिट का जो साइन है, ठीक है ना, तो एग्जिट साइन है, इस तरह से वहां में यूज नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये ऐसे साइंस जो है वो यूज करने हैं। नॉट इनफ फायर एग्जिट डोर्स एंड वेंटिलेशन फॉर एयर सर्कुलेशन ऑफ इंडस्ट्री बिल्डिंग। पूरे इंडस्ट्री बिल्डिंग में ही वहां में जो है फायर एग्जिट डोर्स नहीं उनको मिले हैं या फिर कम मिले हैं, ठीक है। और सर्कुलेशन जो है, प्रॉपर एयर सर्कुलेशन है, वो प्रॉपरली भी नहीं था। मोस्ट ऑफ द फायर एंड स्मोक अलार्म्स बेल्स डज नॉट वर्क। देखिए उन्होंने फर्स्ट तो रखी तो थी, लेकिन प्रॉपर मेंटेनेंस की नहीं, मेंटेनेंस की कमी की वजह से क्या हो गए, वो अलार्म जो बजता है एक जब डेंजर कंडीशन होती है, ठीक है, तो एक अलार्म होता है वहां में, वो बेल ही काम नहीं कर रही थी। Most of fire and smoke alarm bells does not work in garment industries, and many garment industry does not have fire and smoke alarm system. कुछ इसमें जो है उन्होंने जब रिसर्च किया, रिव्यू किया, इंस्पेक्ट किया वहां में जाके गारमेंट इंडस्ट्री में, तो उनको ये रिजल्ट मिला है कि बहुत सारी कंपनीज ने अलार्म की जो बेल है वो वर्क ही नहीं कर रही थी, और बहुत सारी कंपनीज में तो अलार्म की बेल ही नहीं थी। रूट्स आर ब्लॉक्ड बाय स्टोरेज। जो रूट्स है जो फायर एग्जिट के लिए काम में आते हैं, जहां से फट से बाहर जा सके, वो ही रूट्स जो है वो ब्लॉक्ड हो चुके। क्यों? क्योंकि वहां में उन्होंने कुछ मटेरियल स्टोर करके रखा था। मशीन लेआउट इज ऑफन स्टैगर्ड। जो मशीन लेआउट है वहां में जो वो स्टैगर्ड कंडीशन में रखा होता है। रख रखाव जो होता है आजू बाजू का वो बहुत
ठीक नहीं था। नो प्रोविजंस फॉर इमरजेंसी लाइटिंग, इमरजेंसी लाइट अगर लाइट चली गई है एट दैट टाइम इमरजेंसी लाइटिंग के लिए वहां में कोई क्या बोलते हैं प्रोविजन नहीं था। डोर्स ओपनिंग अलोंग एस्केप रूट्स आर नॉट फायर रेजिस्टेंस, जो डोर्स है ओपनिंग एस्केप जो है वहां में जो है फायर रेजिस्टेंट जो फायर क्या बोल सकते इक्विपमेंट्स जो है वहां में नहीं रखे हुए थे। डोर्स आर नॉट सेल्फ क्लोजिंग एंड ऑफन डू नॉट ओपन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एस्केप, जो डोर्स थे वो एक तो सेल्फ ओपन क्लोज नहीं करते थे, खुद से ही ऐसे ओपन क्लोज करते हैं ना, कुछ कुछ डोर्स को कड़ी लगी हुई नहीं रहती है, ठीक है, हम लोग ऐसे हाथ लगा के वो अंदर या बाहर जाता है, तो इस तरह से नहीं था, जो हम लोग आराम से जा सकते हैं, स्केप कर सकते हैं बाहर जाने का रास्ता जहां में भी है, तो वो वाले नहीं थे। एडुकेट डोर्स एज वेल as adequate staircase are not provided। adequate doors means जैसे हम जैसे 100 अगर लोग वहां में वर्कर्स काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट 10 डोर तो होनी चाहिए, सो दैट 10-10 लोग एक डोर से जा सके और इजीली सारे के सारे लोग एट ए टाइम बाहर जा सके। तो इस तरह से एडिक्वेट जो है सफिशिएंट डोर्स वहां में या स्टेयरकेस भी प्रोवाइड नहीं की गई थी। फायर एग्जिट और इमरजेंसी स्टेयरकेस लैक्स, फायर एग्जिट और इमरजेंसी स्टेयरकेस तो नहीं ही था। लैक मीन्स नहीं होना। लैक ऑफ प्रॉपर एग्जिट रूट टू रीच द प्लेस ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी प्लेस पर पहुंचने के लिए जो है प्रॉपर फायर एग्जिट जो होना चाहिए था, प्रॉपर रूट होना चाहिए था, वो नहीं था। Parked vehicle, goods and rubbish on the outside of the building obstruct exit to the open air। जो ओपन एयर जहां से आनी चाहिए थी, जो अंदर के लोग जो है जो वर्क कर रहे हैं वर्कर्स, उनको वहां में जो प्रॉपर एयर जहां से मिलनी चाहिए थी वहां में जो है गुड्स मीन्स कुछ मटेरियल्स रखा हुआ था, व्हीकल्स पार्क की हुई थी, ठीक है, कुछ रबिश चीजें भी वहां में रखी हुई थी, सो दैट वो ओपन एयर जो है वो अंदर ना जा सके। फायर in Bangladesh factory is likely to be spread quickly because of the principle of कंपार्टमेंटलाइजेशन isn't practice। देखिए कंपार्टमेंट जो है वहां में कंपार्टमेंट वाइज अगर आप काम करने का तरीका या लेआउट अगर वहां में होता है वर्क प्लेस का तो वो बहुत सही होता है। अदरवाइज वहां में एक बांग्लादेश की फैक्ट्री में उन्होंने यहाँ में एग्जांपल दिया है कि बहुत ज्यादा स्प्रेड हो सकती थी क्योंकि उन्होंने जो है कंपार्टमेंट वाइज जो लेआउट है या वर्क प्लेस है उन्होंने नहीं रखा था। लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द वर्कर्स एंड द ओनर्स, जो वर्कर्स में और ओनर्स में कोई इनका सुरक्षात्मक उपाय या फिर सुरक्षा कैसी होती है इस तरह का अवेयरनेस उनमें नहीं था, ठीक है। नेशनल सिस्टम फॉर OSH ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड जो हमारी गवर्नमेंट की जो ये एक एजेंसी है देखते हैं, इट प्रोवाइड्स लिस्ट ऑफ मोस्ट कॉमन वर्क प्लेस हेल्थ सेफ्टी एंड वायलेशंस बाय इंडस्ट्री। यहाँ में जो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड इन्होंने ये लिस्ट प्रोवाइड की है, किस लिए, हेल्थ वर्कर्स की वर्क प्लेस पे हेल्थ और सेफ्टी के लिए। लॉज एंड रेगुलेशंस उन्होंने जो है उनको फॉलो करने के लिए बताया है। उन्होंने फाइंड आउट भी किया है कि दिस रूल इट शुड बी regularized and it should be followed by the workers and management also। then designation of an authority, कोई coordinator या फिर कोई अथॉरिटी वहां में होनी चाहिए सो दैट ये जो सेफ्टी से ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड इशू जो है वो समझ सके या फिर उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। सिस्टम ऑफ कंसल्टेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, ये बहुत बहुत जरूरी है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। देखना आप कभी हिंदी फिल्मों में भी कभी देखते होंगे तो वर्कर्स और मैनेजमेंट में हमेशा लड़ाई बताई जाती है, क्यों, क्योंकि उनके जो इश्यूज है ये वर्क रिलेटेड है या फिर सेफ्टी रिलेटेड जो इशू है
वो मैनेजमेंट कभी कभी संभाल के नहीं ले सकती। तो सिस्टम ऑफ कंसल्टेशन, यहाँ में जो है कंसल्टेशन बहुत जरूरी बताया गया है वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में। सिस्टम ऑफ इंस्पेक्शन ऑल्सो, सुरक्षा के हिसाब से जो है इंस्पेक्शन करना भी जरूरी है कि सही में आप जो सेफ्टी रूल्स जब आपने फॉलो करने हैं वो आप सही से कर रहे हो, नहीं कर रहे, उसको इंस्पेक्शन भी तो करना है। अगर कंपनी बोलती है कि हाँ हमने कर दिया और आप मान गए, ऐसे तो नहीं होगा, है ना। तो प्रैक्टिकली ये चीज फॉलो होती है नहीं होती है, तो ये चीज का इंस्पेक्शन करना भी जरूरी है। तो इसके लिए एक सिस्टम भी बनाया है। Then mechanism for consultation, training, occupational health services, research, data collection, etc. ये जो है ये सारी चीजों को चलाना है। किस लिए? कंसल्टेशन, ट्रेनिंग, वर्क को अवेयर करने के लिए वर्कर्स को, ठीक है, उनकी हेल्थ सर्विसेज उनको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग से रिलेटेड, ये सारी चीजों से रिलेटेड जो है ये OSH जो है हमारी गवर्नमेंट की एजेंसी जो है ये काम करती है, ठीक है। OSHA जो है एक्चुअली ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक्चुअली बेसिकली अमेरिका गवर्नमेंट की कंपनी है, एजेंसी है उनके गवर्नमेंट की, उनके वर्कर्स के लिए। लेकिन हमारी जो है नेशनल सिस्टम फॉर OSH मीन्स NSOSH हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारी गवर्नमेंट की, हमारी इंडियन गवर्नमेंट। सेफ्टी इज फर्स्ट प्रायोरिटी, वर्कर को जो सेफ्टी दिलानी है ये प्रायोरिटी फर्स्ट होनी चाहिए। सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, पहले सुरक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा को हमको बहुत इंपॉर्टेंट देना है, ठीक है, तभी बाकी के काम हम कर सकते हैं। सो यहाँ में हम लोग का जो सेशन है वो एंड होता है। किसी को अगर क्वेश्चन पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। मुझे लगता है हम लोगों ने सारी चीजें तो कवर कर ली है सेफ्टी रिलेटेड, तो अगर नहीं है तो थैंक यू वेरी मच। हम यहाँ में स्टॉप कर देते हैं। मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ में। मैम डाउट्स आप लेना चाहते हैं? हाँ हाँ, अगर है किसी के डाउट्स तो एक्चुअली मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। एक स्टूडेंट ने एक हाथ रेज किया है मैम, संजय प्रसाद फ्रॉम रांची। हाँ हाँ संजय जी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। हाँ पूछिए संजय जी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। एक्चुअली आई एम टीचर ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और बहुत अच्छा सेशन लगा मैम आपका। मैम अगर आपका व्हाट्सएप नंबर मिल पाता तो मैम वो स्लाइड मिल जाता मेरे को तो काफी अच्छा रहता सर मैम। ओके ओके। एक्चुअली संजय जी मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये जो मेरा आपका अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये निमी के ऑनलाइन आपका जो निमी का पोर्टल है उसमें आपको 1-2 दिन में दिखाई देगा। जी 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 मैम। जी मैम। जी मैम। हाँ, ये वीडियो वहां में अपलोड करते हैं तो आपको वहां में दिखाई देगा, तो आप उसको बार बार भी देख सकते, कितनी बार भी देख सकते हैं, तो उसका कोई इश्यू नहीं है। फिर भी आपको मेरा नंबर चाहिए तो ले लीजिए, मैं यहाँ में देती हूँ 80 97 97 59 59 49 49 15। थैंक यू मैम।